स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे आप लोग वो क्लास 12th का ज्योग्राफी देखेंगे, भूगोल देखेंगे। और ये वीकली टेस्ट जो आपका इस सप्ताह होने वाला है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होगा। और साथ में ये भी बताते चले कि आपके फाइनल बोर्ड जो फरवरी मार्च में होने वाला है उससे रिलेटेड भी ये वीडियो है। तो वीडियो दोनों पर्पज से देखिएगा, वीकली टेस्ट के पर्पज से और फाइनल बोर्ड के पर्पज से भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, बताते चले कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो मेगा मतलब क्या होता है आप लोग, बड़ा होता है। तो बड़ा नगरों की जनसंख्या कितनी होती है, तो 50 लाख से अधिक होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल है यहाँ पे, क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। कौन सा है बाबू लोग, राजस्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से तो बोले तो जी हाँ, अब क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना, उत्तर प्रदेश होता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है। तो सबसे बाद में बसाया गया नगर जो है, देखिए, आदिस बाबा और चंडीगढ़, कैनबरा, और यहाँ पे चंडीगढ़ है आपका, क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं बाबू लोग, जैसे कि यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। तो ये औद्योगिक नगर नहीं है तो कौन सा है, तो औद्योगिक नगर नहीं है तो वो रुड़की है, क्या है, रुड़की, ठीक, ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। अब कहता है भारत में, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति 14 फरवरी 2014, फरवरी 2015, जनवरी 2014, फरवरी 2016। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय युवा नीति जो आरंभ किया गया था फरवरी माह के 2014 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक माना जाता है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। देखिए यहाँ पे सभी जो प्रश्न है वो एकदम टफ, मतलब कि सभी प्रश्न जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी आप लोगों को दिमाग में झंझोड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी, उत्तर प्रदेश भी, बिहार भी और राजस्थान भी। तो देखिए जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए सबसे, जिसको घनत्व तो कहते हैं, मतलब कि हम लोग अपना भाषा में कह सकते हैं घोंचा घोंची, तो सबसे कहाँ पे, तो बिहार में। कहाँ पे, बिहार में, जो ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है। मानव विकास के संकेतक है। तो मानव विकास के संकेतक कितने हैं। तो मानव विकास के संकेतक है बाबू लोग 3 हैं, 4 हैं, 5 है या 6 है। तो 3 है, कितना है, 3 है, कितना, 3 है, ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ। आगे देखिए, आगे आप देख पा रहे हो दिया हुआ यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है, ठीक है। तो एकल कृषि नहीं, तो ऑप्शन जैसे कि देखिए यहाँ पे डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेयरी कृषि जो है ना, एकल कृषि नहीं कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ। आगे देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो दिया हुआ कि खनन की कितनी विधियां हैं। तो खनन की विधियां देखो, खनन की विधियां जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 विधियां हैं, 3 विधियां हैं, 4 विधियां हैं, 5 विधियां हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि खनन की कितनी विधियां हैं। तो देखो जो खनन करता है, जो मतलब कि खुदाई जिसको हम लोग कहते हैं, तो खनन की लगभग जो है वो 5 विधियां हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 5 विधियां हैं, 5 मेथड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है सामूहिक कृषि को खहोज नाम कहाँ दिया गया। तो सामूहिक कृषि मतलब कि जो एकत्रित किया जाता है, एक साथ किया जाता है, कहाँ काल खहोज नाम कहाँ दिया गया था। तो नीदरलैंड में या कनाडा में, जर्मनी में या सोवियत संघ में। तो बताते चले बाबू लोग, जो सामूहिक कृषि को काल खहोज नाम दिया गया था वो कनाडा में दिया गया था। कहाँ दिया गया था, कनाडा में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि यहाँ पे देखिए कि संग्रहण क्या है। संग्रहण क्या है, तो संग्रहण प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रहण करना ही मतलब संग्रह करना ही संग्रहण कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग
अभी भी और या पहले भी अपने भोजन को, कपड़े को, वस्त्र को या आवश्यक वस्तु को आप अपने जगह पे सुरक्षित रखने के लिए एक जगह पे एकत्रित करते हैं, उसी को संग्रहण कहते हैं। पहले जमाने में भी यही होता आ रहा है। तो संग्रहण समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? तो ऋतु प्रवास नए चारागाहों की खोज में चलवासी पशुचारक समतल भागों में, पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदान में भाग में से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। तो देखिए ऋतु प्रवास किसको कहते हैं कि समय समय के अनुसार, अगर आप अभी सपोज मान लो कि गर्मी के दिन में वो ठंडी की ओर भागेंगे, जैसे कि साइबर पक्षियाँ जो होती है, ठीक है, तो वो प्रवासी पक्षियाँ होती है, गर्मी के दिन में ठंडा की और ठंडे के दिन में गर्मी की तरफ भागते हैं। तो ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें समझाया जा रहा है, कह रहा है कि नए जैसे जिस मौसम के अनुसार सिचुएशन के हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह जाना समय समय पर, पर्वतीय चारागाह जो होते हैं वो शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में आ जाते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वो पर्वतीय भाग में पुनः वापस चले जाते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे मध्य एशिया के खरीज टुंड्रू प्रदेश के लेप्स सोमोएडस तथा एस्किमो एवं भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के गुर्जर, गद्दी, बकरावाला तथा भूटिया जनजाति के पशुचारक ऋतु प्रवास करते हुए नजर आते हैं। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस किए हुए सभी इंपॉर्टेंट्स है। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पे रेखिक प्रतिरूप का निर्माण किस प्रकार होता है? तो रेखिक प्रतिरूप, रेखिक कहते हैं किसको? रेखिक मतलब देखिए सीधा, ठीक है, सीधा को रेखिक कहते हैं। तब कहते हैं रेखिक प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है? तो रेखिक प्रतिरूप का निर्माण होता है कि ग्रामीण बस्तियों में जब मकान सड़क, नदी, नहर, घाटी के किनारे अथवा तटबंध स्थापित होते हैं, ऐसे जगह को रेखिक प्रतिरूप निर्माण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझो रेखिक प्रतिरूप किसको कहते हैं। ये हमारा रोड गुजर गया, ठीक है, ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता गया, अब इधर भी मकान बन गया, इधर भी दुकान बन गया, इधर भी मकान बना हुआ है, इधर भी दुकान बना हुआ, मतलब कि रोड के किनारे सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, रोड के किनारे सब कुछ देख पा रहे होंगे, तो इसी को हम लोग रेखिक प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, ये हो सकता है नदी भी हो सकता है, जलधारा भी बह रहा है, ठीक है, जलधारा भी, नदी भी बह रहे हैं, ये नदियाँ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सड़कें भी है, नदियों के किनारे भी ऐसा बस सकते हैं। तो ये रेखिक प्रतिरूप है। उम्मीद करते हैं कि रेखिक प्रतिरूप आप समझ गए होंगे। चलिए, अगर समझ गए तो वीडियो को फटाफट, जो लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें जो भी प्रश्न देखें सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर सही से नहीं देखे तो फिर से रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए। और हाँ, बता दें कि इसके पहले भी आप लोग 2 पार्ट अपलोड कर दिया गया है इस सप्ताह के लिए, तो आप लोग जाइए और ये दोनों पार्ट को देखिए। ये तीसरा पार्ट है और कुछ ही क्षणों में आप लोगों को चौथा पार्ट भी देखने को लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग ये पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। अब से अलविदा लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। जय हिंद।